नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। असम के बिश्वनाथ जिले के सुदूर बम्बारी इलाके में 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव, सीएम के प्रस्ताव पर पीपीसी प्रतिनिधियों की मुहर। एआईसीसी डेलीगेट्स प्रदेश अध्यक्ष बनाने का अधिकार भी सौंपा। आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी ने किया शुभारंभ, पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। केरल के राज्यपाल ने की मुलाकात। कांग्रेसी बोले दोनों के मतभेद दूर करे बीजेपी, केंद्र एवं भाजपा के हस्तक्षेप करने की मांग की। खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जिसके बाद छात्रों का रुख नरम पड़ा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद भी छात्रों ने देर रात तक प्रदर्शन बंद किया। वहीं प्रबंधन ने कहा कि वो दिन कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। मामले को लेकर छात्र कल्याण निदेशक अरविंद कंग ने कहा कि पुलिस ने छात्रों से बातचीत की है और वो अब संतुष्ट है। प्रथम वर्ष के छात्रों ने मीडिया के सामने नहीं आने का फैसला लिया है क्योंकि वे फ्रेशर है, अभी 12वीं पूरी की है। पंजाब के डीआईजी ने गुस्साए छात्रों से बात करने के बाद कहा कि हर हाल में कानून का पालन किया जाएगा। इसके पहले डीसी अमित तलवार एवं एएसपी विवेकशील सोनी ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। उनके सामने कुछ प्रस्ताव भी रखे लेकिन सुनने को तैयार नहीं थे। देर रात तक पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संघर्ष करना है तो जारी रख सकते हैं, लेकिन अब माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद विद्यार्थियों ने उसी छात्रावास के बाहर जाकर प्रदर्शन शुरू किया। साथ ही में मांग रखी कि जिला प्रशासन व यूनिवर्सिटी ने जो बयान दिया है उन्हें वापस ले और फॉरेंसिक जांच पूरी होने का इंतजार करे। डीसी और एएसपी ने छात्रों से बात की, इसमें मैजिस्ट्रेट जांच का भरोसा दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने विद्यार्थियों से बातचीत की। इस दौरान जो छात्रा रात को बेहोश हो गई थी उसे विद्यार्थियों के सामने रूबरू करवाया। साथ में ही छात्रा ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, अब पहले से ठीक है और वह किसी ने सुसाइड नहीं किया था। इसके बाद विद्यार्थियों ने दलील रखी कि यूनिवर्सिटी में कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। इस पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि जिन कपड़ों को परिजन पहनने की अनुमति देते हैं उनकी उन्हें अनुमति होगी। विद्यार्थियों ने बताया कि रात को लाठीचार्ज किया गया है, ऐसे में कई विद्यार्थियों के फोन टूटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के एक नजीर बनती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास से पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए नजीर बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राज्य सबसे संवेदनशील माना जाता है। 2017 से पहले जिन राज्य में दंगे फसाद, अराजकता, गुंडागर्दी चरम पर मानी जाती थी, वहां कानून का राज स्थापित था। बिना नाम लिए विपक्षी दलों की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ते थे, लेकिन आज कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, उसे मालूम है कि कानून की क्या कीमत होती है और उसे कानून का भय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
5 वर्ष के अंदर देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन्स उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है और वो गृह विभाग को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि आनंद की अनुभूति हो रही है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही पीसीसी ने कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एआईसीसी में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार भी सौंपा है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर फिर से राहुल आरूढ़ हो, इसलिए मैंने प्रस्ताव किया है। इसके बाद सिंहदेव जी ने, डॉक्टर चरणदास महंत जी ने और प्रेम साय सिंह ने उसको समर्थन किया। मोहन मकराम जी ने एआईसीसी के डेलीगेट्स का प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी के गठन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पेश किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और से राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में 20 राज्यों से लगभग 1400 से अधिक जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खान पर की गई कार्रवाई को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोग अमतुल्ला खान के बाद अब मनीष सिसोदिया और कैलाश गहलोत को भी पकड़ेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश आजाद हुआ है मगर इन लोगों के संविधान के चिथड़े उड़ा दिए हैं। नवंबर माह में भारत का संविधान बना था और इसी नवंबर में दिल्ली में आम आदमी पार्टी बनी थी। देश के 20 राज्यों में आज हमारे 14 से अधिक प्रतिनिधि है। 10 साल में हमारी छोटी सी पार्टी बड़ी बड़ी पार्टियों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि फ्री की सुविधाएं जनता को नहीं मिलनी चाहिए। आज 2 किस्म की राजनीति हो रही है। एक वजह वो है अपना घर भरती है और दूसरी जनता के लिए काम करती है। ये हमारी पार्टी को रोकना चाहते हैं। इनका मकसद है कि आपको कुचल दो। ये हमारे विधायक के पीछे पड़े हैं। विदेश में होने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके, लेकिन पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री इस सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में आपको मजबूत से होने का दिशा निर्देश दिया जाएगा। जिस तरह से इनके सामने मुकाबला कर रहा है, लालच का 25-25 करोड़ रुपए त्याग दिए। ईडी की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीबीआई की धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसे त्याग दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के माहौल के अंदर कोई ये छोटी बात नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं, ये सबको जेल में डालेंगे। सतिंदर को डाल दिया, अमानतुल्लाह को डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डालने की तैयारी चल रही है। इसके बाद कैलाश गहलोत का नंबर है, उसके यहां भी रेड होने वाली है। कई एमएलए जेल जाएंगे। एक चीज बस ध्यान रखना, 3 से 4 महीने जेल जाने के लिए तैयारी कर लो, फिर ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अपने घर में बोल दो। कल पंजाब से मेरे पास 2-3 एमएलए आए थे, मैंने उनको यही बोला। मैंने कहा अगर 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार हो, और जेल उतनी बुरी भी नहीं है, मैं भी गया हूं, 15 दिन मैं जेल में रहा था। 3 से 4 महीने जेल जाने की तैयारी कर लो। अगर सबके अंदर ये हिम्मत आ जाए, उसके बाद ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेहत की हिफाजत में योगदान दें। हर बच्चे को पोलियो का टीका देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट न पाए। पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित वो कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। सभी के संयुक्त प्रयास से पोलियो को दूर किया जा सकता है। अब
टीका देना जरूरी है। पल्स पोलियो अभियान सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसे निरंतर बनाए रखना होगा। ब्रिजेश पाठक ने बताया कि यूपी के 50 जिले चुने गए हैं। इसमें करीब 2 करोड़ 28 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर ये चर्चा होती थी, देखने को मिलता था कि जेल से अदालत तक या अदालत से जेल तक वापस लाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग पुलिस बल करता था वे पुराने पड़ चुके होते थे, उनमें तकनीक का कहीं उपयोग नहीं किया गया था और बहुत बार या तो कैदी वहां से भागते थे या फिर आपराधिक गिरोह उन पर हमला करके कैदियों को छुड़वाने का भी शरारतपूर्ण चेष्टा करते थे। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन हैं जहां पर जो पुलिस कर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहाँ पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। केरल के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति पर राज्यपाल और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के बीच असंतोष जारी है। विवाद उन समय और बढ़ गया जब राज्यपाल ने साफ कहा कि वह राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस बीच देर रात तक केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। राज्यपाल कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि खान रात करीब 8 बजे भागवत के साथ एक संक्षिप्त बैठक की। यह बैठक एक आरएसएस नेता के घर पर हुई थी। यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और पहले से ही तय थी। विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच बढ़ते मतभेद को दूर करने के लिए केंद्र एवं भाजपा के हस्तक्षेप की मांग की।
जिसके बाद भाजपा ने कहा कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान संवैधानिक मूल्यों को बरकरार रखकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश का कोई लाभ नहीं होगा। राज्यपाल ने मीडिया से मुलाकात की और सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2019 में कांग्रेस के दौरान कुन्नूर विश्वविद्यालय में उन पर हमले की कोशिश के संबंध में पुलिस को मामला दर्ज करने से रोका था। इसके बाद राज्य की इकाई के सचिव एम.वी. गोविंदन ने इन आरोपियों को खंडन करने के लिए एकेजी सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यह प्रदर्शन अचानक हुआ था और उसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वामपंथी नेताओं ने आरोप लगाया था कि खान का आचरण राज्यपाल के पद के अनुकूल नहीं था। जेडीयू के पूर्व नेता पवन वर्मा ने मुलाकात की जमीन बनाई। प्रशांत किशोर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सिफारिश की और राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश ने समय देने में जरा भी देर नहीं लगाई। यह वही नीतीश कुमार है जो कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के बयानों को लेक्चर कर न जाने क्या अंड-बंड बता सकते थे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पीके को व्यवसायी बता डाला था। खबर है कि अभी पीके खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वह आगे कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहे। वह नीतीश कुमार के जिस ऑफर को ठुकराने की बात कर रहे हैं, यह पीके के करीब को हजम नहीं हो रही। उन्होंने पीके के मिलने की योजना भी कम समझ में आ रही है और वही इसी बात में जेडीयू के एक बड़े नेता का कहना है कि पीके का काम हो गया। वह चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन अब दुबे बनकर लौट आए हैं। राजस्थान में कुछ भी महीनों में अगले विधानसभा चुनाव का बुखार शुरू होने लगेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे अपने अंदाज में आगे बढ़ेगी और जोधपुर में उन्होंने कह भी दिया कि 2003 से राज्य की कमान संभाली है और तब से किसी चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। अमित शाह की एक परेशानी और भी है। वसुंधरा से बैर रखने वाले पार्टी के नेताओं में सिर कुचलकर रह गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल में आज तक तालमेल ठीक नहीं चल रहा है, जबकि शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर वॉर आज भी चल रहे हैं। अब सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है और वसुंधरा की तरह कर्नाटक में भाजपा के पास पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी है और उनकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल वसुंधरा की तरह है। वे थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों की फॉर्मूला एक ही है और दोनों के खेमे में कई खिलाड़ी खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है। भारत में शहरों के नाम बदलने की परंपरा पुरानी है। मुगल काल में कई शहर के नाम बदले गए हैं और उसके बाद अंग्रेजों ने फिर सरकारों ने जगहों के नाम बदले। अब महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक बार फिर नाम बदलने को लेकर खबरों में आई है। राज्य के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग औरंगाबाद शहर के पास स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर उसके पुराने नाम देवगिरी करने का प्रस्ताव पेश करेगा। दौलताबाद किले के परिसर में स्थित भारत माता मंदिर में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने के लिए समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में लोढ़ा ने तिरंगा फहराया। उसके बाद संवाददाताओं के साथ बात कही। किले को दौलताबाद उर्फ देवगिरी के नाम से जाना जाता है। इसे अभी भी दौलताबाद किले के नाम से जाना जाता है और राज्य पर्यटन विभाग इसका नाम बदलकर देवगिरी किले के रूप में करने का प्रस्ताव पेश करेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम दिवस के मौके पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है और अब हर साल झंडा फहराया जाएगा। इतिहासकारों के अनुमान 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक द्वारा किले का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। यह किला 1187 में यादव वंश द्वारा बनवाया गया था और उसे देवगिरी के नाम से जाना जाता था। जब मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया
तो वह किले से इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना दरबार और राजधानी यहाँ स्थानांतरित करने का फैसला लिया था और इसका नाम बदलकर दौलताबाद भाग्य का शहर कर दिया। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को सामूहिक रूप से नई राजधानी में लाने का आदेश किया था। हालांकि बाद में किले को कुतुबुल इस्लाम के नाम से जाना जाने लगा और इसके बाद उसके नाम से सिक्के भी डाले गए थे। कांग्रेस प्रोजेक्ट चीता को अपनी योजना बताकर पीएम मोदी पर श्रेय लेने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार में जयराम रमेश के पर्यावरण मंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब उसकी योजना को गलत ठहराया था और इसमें बहुत सारी बुनियादी खामियां गिनाई गई थी। दरअसल यूपीए सरकार नामीबिया से आए चित्तों और गुजरात के गिर वन के एशियाई शेरों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में एक ही जगह पर साथ रखना चाहती थी। तब आशंका जताई गई थी कि गिर शेरों के बीच प्रजनन की उच्च दर और कम आनुवंशिक विविधता उनके लिए महामारी की अति संवेदनशील स्थिति पैदा कर सकती है। यूपीए सरकार ने अपनी योजना बनाने से पहले इस मामले में संबंधित निकायों में परामर्श भी किया था। इन तमाम तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज के.एस. राधाकृष्णन, जस्टिस सी.के. प्रसाद की वन पीठ ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। तमाशा कर राष्ट्रीय मुद्दों से भटकने की कोशिश कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया और जो पीएम आज कर रहे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे को दबाने का और भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर ली है। जांच एजेंसी ने उस जगह की जांच की जो सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई थी। इसी क्रम में सीबीआई ने फॉरेंसिक अधिकारी गोवा के अंजुन नाइट क्लब क्लीज पहुंचे और वहां लोगों से पूछताछ की। बता दें कि इसमें सीबीआई की टीम गोवा के इस रिपोर्ट में पहुंचाकर वह अपनी मौत से पहले रुकी थी। सीबीआई अधिकारियों ने सोनाली फोगाट के परिवार को बताया था कि इन मामले में सीबीआई की 2 टीमें बराबर जांच कर रही है और एक टीम जहां सोनाली फोगाट के पैतृक गांव बुथन कला पहुंची और दूसरी टीम गोवा के अंजुना स्थान पर पहुंची थी। भाजपा नेता सोनाली फोगाट अपने पीए के साथ गोवा गई थी और सुबह में वो मृत पाई गई थी। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने बाद पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे कई गांवों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस उपाध्यक्ष गुरुराम भारद्वाज ने बताया कि तलाशी अभियान शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ और सुबह तक चला। आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अवैध उड़ने वाली वस्तु की सूचना मिली थी और समझा जाता है कि यह पाकिस्तानी ड्रोन था। करीब 25 मिनट पर सांबा ने 10 किलोमीटर प्रदक्षिणा में रीगल चौकी के नजदीक सारथी कला और डेरा और मजदूर गांव के ऊपर लगभग 5 मिनट तक उड़ा था। पुलिस ने बताया कि सीआरपीएफ के साथ तत्काल तलाशी अभियान शुरू किया गया। कोई हथियार, गोला बारूद या मादक पदार्थ नहीं मिला। भारद्वाज ने कहा कि तलाशी अभियान देर रात तक चला था और सुबह दोबारा शुरू किया गया था। उसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे में तलाशी ली गई। उन्होंने स्वयं जम्मू कश्मीर के पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चकवाल और बंदराली गांव सहित विभिन्न गांवों में चले तलाशी अभियान का नेतृत्व किया था। समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में चीन और रूस ने एक ऐसा ढांचा तैयार करने पर विचार किया जिससे अमेरिका के वैश्विक प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में इस मंशा को बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का नाम दिया गया है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हुए 2 दिन के शिखर सम्मेलन के बाद घोषणा पत्र में जो सदस्य और सहयोगी देशों का राजनीति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अधिक निकट सहयोग करने का आह्वान दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया है कि 8 सदस्यों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून, दुनिया भर में स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित अधिक प्रातिनिधिक, लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति वचनबद्धता दोहराते हैं। समरकंद बैठक में ईरान को नॉर्वे सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। समरकंद में इकट्ठा हुए नेताओं की नज़र सबसे ज्यादा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई वार्ता पर रही। इसमें दोनों देशों ने खुद को उथल-पुथल भरी दुनिया में स्थिरता लाने वाली बड़ी ताकत बताया। इधर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी ने कहा कि रिवॉल्यूशन के जरिए देशों में आंतरिक दखल देने वाले विदेशी ताकतों को रोकने के लिए आपसी सहयोग की जरूरत बताई है। कलर रिवॉल्यूशन के मतलब और आमतौर पर पूर्व सोवियत गणराज्यों में सत्ता बदलने की गतिविधियों को कथित पश्चिमी मदद से समझा जाना जाता है। अपने एक विश्लेषण में कहा गया है कि रूस और चीन की राय में एशिया के उदय और यूक्रेन में युद्ध के कारण दुनिया अभी चौराहे पर पहुंच चुकी है। ऐसे में वे अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाने का एक औजार मान रहे हैं, लेकिन इस संगठन में शामिल देशों के अलग अलग हित के कारण यह साफ नहीं हो पा रहा, मकसदों को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा। और अमेरिकी टीवी चैनल ने भी ये विश्लेषण पे भार बताया है और चीन और रूस शिखर सम्मेलन को बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का मंच बताया था। एएनआई की ओर से कल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एएनआई की टीम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई ठिकानों पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में 23 से ज्यादा टीमें तलाशी अभियान जारी है। यह छापेमारी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, नेल्लोर, कडप्पा और गुंटूर और तेलंगाना के निजामाबाद के संदिग्धों के आवास और व्यावसायिक परिसरों पर की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत 2 दर्जन से ज्यादा पीएफआई नेताओं के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक निजामाबाद की कॉलोनी में एएनआई की टीम ने शाहिद नाम के व्यक्ति के आवास पर छापेमारी की है और नोटिस भी दिया है। इसके अलावा शब्दुल्ला नाम का व्यक्ति, उनके घर भी जांच की टीम पहुंची है। हैदराबाद शाखा ने 26 अगस्त को पीएफआई के जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज की थी। निजामाबाद ऑटोनगर निवासी 52 वर्षीय अब्दुल खादर समेत 26 लोग एएनआई की ओर से
दर्ज की गई रिपोर्ट में आरोपी थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए जाने के लेकर आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के तकरीबन 250 मदरसा संचालकों ने भाग लिया। इस दौरान मदरसों के सर्वे को लेकर विचार विमर्श के बाद अपनी राय रखी। इस दौरान दारुल उलूम देवबंद के मौलाना अशरद मदनी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि देश की आज़ादी की मदरसाओं की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मदरसा देश के संविधान के अंतर्गत चलते हैं और मदरसों के अंदर कोई भी ढकी दबी चीज नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे सर्वे से बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्वे में सहयोग करते हुए संपूर्ण और सही जानकारी दे। मदरसा सम्मेलन के बाद मोहम्मद हॉल में मीडिया से बात करते हुए मौलाना अशरद मदनी ने स्पष्ट किया कि उन्हें योगी सरकार के मदरसों के सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले पर उत्तर भारत और संसद की मानसिकता पर सवाल उठाया। शरद पवार ने कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता अभी भी लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने में अनुकूल नहीं है। पवार ने पुणे डॉक्टर संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया। इस कार्यक्रम में पवार और उनकी बेटी एवं लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले का साक्षात्कार किया था। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों आरक्षित करने की व्यवस्था करने वाली महिला आरक्षण विधेयक पर पूछे जाने पर सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इन मुद्दे पर बोल रहे कई सांसद, लोकसभा के कांग्रेस के सदस्य भी और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी दलों को इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास करना चाहिए। खबरें और भी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। गुजरात में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी अभियान में खूब जोर लगा रही है। बीते कई आम आदमी पार्टी कई बड़ी रैलियां और चुनावी सभा करने के वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने
राघव चड्ढा ने हमेशा खुद को साबित किया है। चाहे तो कोई भी फ्रंट हो रहा है, राघव चड्ढा दिल्ली और पंजाब में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। चड्ढा पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी भी रहे थे। वो कुशल राजनीतिक और प्रशासक माने जाते हैं। युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी रहे हैं, इसलिए गुजरात भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां से कार्यकर्ताओं और नेताओं से बारे में काफी सकारात्मक फीडबैक मिला है। शिवसेना के शिंदे गुट को बीकेसी के एमडीसी ग्राउंड पर दशहरा रैली करने की इजाजत मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट ने शिंदे गुट से पहले रैली की इजाजत मांगी थी, लेकिन शिंदे गुट को इजाजत देकर सियासत और भी गरमा दिया गया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में उद्धव ठाकरे गुट की बजाय सीएम एकनाथ शिंदे गुट को इजाजत मिली है। यह साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट का प्रभाव दिखाई दे रहा है, मगर लड़ाई बीकेसी की ग्राउंड की है। इस मैदान में दशहरा रैली का प्लान तो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बनाया गया है। कल ही उद्धव ठाकरे ने अपने गुट के शिवसेना विभाग प्रमुखों की एक अहम बैठक की थी। इसी दौरान उन्होंने अपने पदाधिकारियों को यह आदेश दिया था कि दशहरा शिवाजी पार्क में होकर रहेगी। वे बिना किसी गलतफहमी में हजारों की तादाद में भीड़ जुटाने की तैयारी में लगे हैं। इसके एक दिन बाद ही प्रशासन ने बीकेसी के ग्राउंड में शिंदे गुट के पक्ष में रैली की इजाजत देकर माहौल गरमा दिया गया। बीएमसी ने अब तक शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए इजाजत देनी थी और इस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। देखना यह है कि इजाजत मिलती है कि नहीं। भाजपा के 2024 के चुनावी रणनीति के अपनी ताकत दक्षिण के 5 राज्यों में झोंकने की तैयारी कर ली है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं। भाजपा यहां संघ पृष्ठभूमि वाले चेहरे, परंपरागत वंशवादी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को साथ लाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और गैर राजनीतिक प्रतिभाओं की लोकप्रियता का सहारा लेने की रणनीति पर चर्चा कर रही है। भाजपा के हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन साउथ का रोड मैप तैयार किया गया। इसके तहत आने वाले 18 महीने में 6 माह के 3 चरणों में बांटकर इस अभियान को गति दी जाएगी। भाजपा का मानना है कि उत्तर में ग्रोथ सिचुएशन के बाद अब दक्षिण में जमीनी बनाई जाएगी। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने केरल से पीटी उषा, आंध्र से विजयेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेडगे और तमिलनाडु से इलैया राजा को राज्यसभा में भेजा है। मिशन साउथ में भाजपा के मुख्य निशाने पर तेलंगाना में टीआरएस नेता केसीआर और तमिलनाडु के द्रमा नेता एमके स्टालिन है। भाजपा 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में 1 सीट जीती थी और उनका वोट शेयर 7% था, जबकि 2019 में आम चुनाव में पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती और उनका वोट 19.7% हो चुका था। 2016 में हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा की 4 सीटें थी और 2020 में 50 के करीब पहुंच गई थी। 35% वोट के साथ भाजपा और टीआरएस बराबरी पर आ गई। भाजपा ने 2017 की ओडिशा कार्यकारिणी में भी तय किया था कि मिशन कोरोमंडल ईस्ट इंडिया से पश्चिम बंगाल और ओडिशा को अलग कर दिया है। बाकी तटवर्तीय क्षेत्रों में विस्तार की क्लस्टर योजना बनाई गई है। ईस्ट इंडिया प्लान में 80 सीटों जीतने का लक्ष्य है और 2019 में 105 में से 3 सीटें भी भाजपा को मिली थी। इसलिए भाजपा ने साउथ के लिए एक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के लिए दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण रण क्षेत्र तेलंगाना है, जहां पार्टी पिछले 3 साल से कड़ी मेहनत कर रही है। तेलंगाना में टीआरएस से टक्कर और राजेंद्र ने भाजपा की ओर से कमान संभाली है। पार्टी का ध्यान 19 एएमसी और 12 एसटी सीटों पर है। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री शाह ने भी हैदराबाद दौरा किया था। असम के बिश्वनाथ जिले में सुदूर बागमरी इलाके में 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इन सभी भारतीय वीजा के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक ज्योति महंत ने बताया कि सभी आरोपी यहां पर्यटन वीजा पर आए थे और धार्मिक प्रचार में लगने लगे थे, जिसकी अनुमति नहीं थी। महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि इस्लामिक समुदाय के नेता असम में मदरसों की निगरानी करेंगे। वे मान चुके हैं कि बहुत मदरसे ठीक तरीके से नहीं चल रहे। मदरसों के संबंध में सभी विवरण जल्द ही एक सरकारी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक कर्नाटक अपने समकक्ष बसवराज मुंबई से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मुंबई ने पिनाराई ने सीमा क्षेत्र और विकास और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुजरने के वाले हाईवे पर रात में ट्रैफिक को लेकर बातचीत की। पारंपरिक रूप से संवेदनशील बांदीपुर टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रात को यातायात के लिए खोलने के लिए बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य ने रात के यातायात की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें यह कहा गया कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से बैठक के दौरान मुंबई ने विजयन के कहा कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ चलने वाले राजमार्ग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश वाला हवाला देते हुए नहीं खोला जा सकता। सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं ने 2 लंबित रेलवे परियोजनाओं और कुछ राज्यमार्ग परियोजनाओं पर भी चर्चा की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ भी देख सकते हैं। नमस्कार, अगले समाचार के लिए फिर मिलेंगे।